जल के भौतिक व रासायनिक गुणवत्ता में आए परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभाव। तो घरेलू वाहितमल, कृषि अपशिष्ट आदि में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन होता है। इस प्रक्रिया से जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग होता है। फलस्वरूप जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो अपघटकों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के विघटन में उपयोग की जाती है, जैविक ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। अर्थात ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सूक्ष्म जीवों या अपघटकों द्वारा जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन में काम में ली जाती है, उसको ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। अतः बीओडी का मान जल स्रोतों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का सूचक है। अर्थात यदि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जल में अधिक है तो उनके अपघटन के लिए अपघटकों को अधिक ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत पड़ती है। जैविक ऑक्सीजन मांग बढ़ने से जलीय जीवों में को उपलब्ध होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जब अपघटकों द्वारा ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन काम में ली जाएगी कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए, तो इसके फलस्वरूप जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और जलीय जीवों को कम ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे उनकी मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है जल की जैविक गुणवत्ता में आए परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभाव। तो घरेलू वाहितमल व कृषि अपशिष्टों में नाइट्रेट, फास्फेट जैसे उर्वरकों की मात्रा अधिक होती है। फलस्वरूप शैवालों की वृद्धि तीव्र होती है और ये जल की संपूर्ण सतह को ढक लेते हैं। इसे ही पादप पलवक ब्लूम या फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि घरेलू वायुतमल और खेती के में जो काम में लिए जाने वाले उर्वरक हैं, नाइट्रेट और फास्फेट जैसे, ये बरसात के दौरान या घरेलू वायुतमल की ले जाने वाली नालियों के द्वारा जल स्रोतों में पहुंचकर तालाब या अन्य जल स्रोतों में घुलकर उस जल की पोषकता में वृद्धि कर देते हैं और पोषकता में वृद्धि होने के फलस्वरूप जो शैवाल होते हैं या अन्य शैवालों की प्रजातियां होती हैं, वो उस जल की सतह को पूरी तरह से ढक लेती है और इसे ही पादप पलवक ब्लूम या फाइटो प्लैंक्टन ब्लूम कहा जाता है। इस प्रकार जल में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा बढ़ने के फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि को सुपोषणीकरण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो यूट्रोफिकेशन क्या है? न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द वाटर बॉडी फ्लोड बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। इस प्रकार कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने से अपघटक जीवों की संख्या बढ़ जाती है। जब कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जल में बढ़ेगी तो अपघटकों की मात्रा भी बढ़ेगी और जब अपघटकों की मात्रा बढ़ेगी तो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत अधिक रहेगी और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत अधिक रहेगी तो जल में जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाएगी जल में तो विभिन्न प्रकार के जीवों की मृत्यु, जो जल में रहने वाले जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे जल में दुर्गंध आने लगेगी और इस प्रकार का जल जो है वो सिंचाई या अन्य कार्यों के लिए या पीने के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सुपोषणीय जल स्रोतों में अवायवीय जीवाणुओं एवं अवांछनीय नील हरित शैवालों की कुछ प्रजातियां प्रभावी हो जाती हैं। इनमें से कुछ प्रजातियों के उदाहरण हैं जैसे माइक्रोसिस्टिस, एफेनिजोमिनान आदि। ये अत्यंत विषाक्त होती हैं जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं और जल से दुर्गंध आने लगेगी और यह
पानी, सिंचाई व अन्य पदार्थों या अन्य कार्यों के लिए अनुपयोगी हो जाता है। तो प्रदूषित जल को पीने से पेचिश, हैजा, एमीबाइसिस, पीलिया, अतिसार, पथरी, कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो उपाय काम में लिए जाते हैं उनमें पहले है बहिस्रावी उपचार या इसमें बहिस्रावी उपचार के अंतर्गत नागपुर स्थित नीरी संस्थान है ये नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NEERI जो कि नागपुर में स्थित है। इस संस्थान ने बहिस्रावी उपचार संयंत्र विकसित किए हैं। इन संयंत्रों द्वारा शुद्धिकरण के पश्चात जल को सिंचाई के उपयोग में लिया जा सकता है। तो बहिस्रावी यानी जो घरों से या उद्योगों से निकला हुआ जो गंदा जल होता है या अवशिष्ट पदार्थों से मिला हुआ जल होता है उसका इस उपचार के द्वारा इन संयंत्रों के द्वारा उस जल को शुद्धिकृत करके पुनः सिंचाई या इस प्रकार के अन्य कार्यों में वो काम में लिए जा सकते हैं। सेकंड है प्रदूषकों का अलग करना। तो साधारण प्रदूषकों को अलग करने के लिए अधिशोषण जैसे एडजॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, आयन विनिमय, प्रतिगामी परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस इत्यादि भौतिक व रासायनिक विधियां विकसित की गई हैं। थर्ड है अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्टेज। तो शहरी अपशिष्टों का पुनर्चक्रण ईंधन, गैस तथा बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। नई दिल्ली के पास ओखला में शहरी अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का संयंत्र स्थापित किया गया है। इस प्रकार पुनर्चक्रण न सिर्फ प्रदूषण कम करता है बल्कि आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है। जल प्रदूषणों के उपाय के अंतर्गत नेक्स्ट है पर्यावरण जागरूकता। तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्यावरण संगोष्ठियों, सम्मेलनों, चलचित्रों आदि के द्वारा भी पर्यावरण जागरूकता पैदा की जा सकती है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है। पर्यावरण कानूनों का सख्ती से पालन करना। जल अधिनियम 1974 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा इन कानूनों की पालना न करने पर दंड का प्रावधान है। केंद्रीय जल प्रदूषण अधिनियम के द्वारा प्रदूषित जल को साफ किए बिना जल स्रोतों में बहाना भी एक अपराध है। धन्यवाद।